चलिए बेटा, आज हम कक्षा 12 का यूनिट फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का नाम है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या कहलाता है, इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या बोलोगे बेटा कि विद्युत आवेश वह राशि है, यह एक प्रकार की भौतिक राशि है। ठीक है, तो बोलोगे कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जो कोई भी पदार्थ जिसे प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आवेश को अपन क्यू से इंडिकेट करते हैं। तो विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसे किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त कर लेने पर वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युन्मय। विद्युन्मय मतलब इसमें आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी विद्युतीय हो जाता है। तो ये विद्युत आवेश की परिभाषा में ये बोलोगे कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसे किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त करने पर वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं बेटा अपन? विद्युत आवेश। ठीक है, यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? की सी। अब बीमी सूत्र क्या होता है बेटा इसका? एटी। बीमी सूत्र क्या होता है? एटी, जहां पे ए आपका है एम्पियर और टी आपका है टाइम। राइट, क्लियर हो गया? विद्युत आवेश की परिभाषा में क्या बोलोगे कि यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त करने पर वह पदार्थ कैसा हो जाएगा? विद्युन्मय हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। संकेत क्या है इसका? सी। और बीमी सूत्र क्या होता है बेटा? एटी। राइट है, अब हम जानेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश के अब आपको जानना है मूल गुण। ठीक है, विद्युत आवेश के मूल गुणों में एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। विद्युत आवेश के मूल गुण 3 है। नंबर 1 क्या है बेटा आपका? आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। ठीक है, नंबर 2 है आपका आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। नंबर 3 है बेटा आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, ये 3 चीज आपको जानना है। ये है आपके विद्युत आवेश के मूल गुण। ठीक है, सबसे पहले जानना है आपको आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता क्या कहलाती है? इसको एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो आवेश की योज्यता के लिए आपको एक पदार्थ लेना है। जैसे हमने एक पदार्थ ले लिया, ठीक है, ये चालक पदार्थ लेना है जिसमें से आपका आवेश आराम से चल सके। तो क्या बोलोगे? किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश उसके विभिन्न भागों, जितने भी उसके भाग होंगे, ठीक है बेटा, उसके विभिन्न भागों के आवेशों, उसके विभिन्न भागों के आवेशों के योग के बराबर होता है। जैसे कोई भी चालक है, उस चालक का जो टोटल आवेश है यानी कुल आवेश है उसके विभिन्न भागों के आवेशों के योग के बराबर होता है। इसे आप बोलते हो आवेशों की योज्यता। ठीक है, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया ना? आपको एक चालक लेना है तो उस चालक का जो टोटल आवेश है वह आवेश उसके विभिन्न भागों के आवेशों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी चालक के विभिन्न भागों का आवेश यदि Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन हो तो उसका टोटल चार्ज Q इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपका? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस एंड सो ऑन। ये आपका हो गया आवेश की योज्यता। ठीक है, एक बार पूछ चुका है पेपर में। क्लियर हो बेटा आवेश की योज्यता? यानी आपको कोई भी चालक पदार्थ लेना है, उस चालक पदार्थ का जो टोटल आवेश है उसके विभिन्न भागों के आवेशों के योग के क्या होगा? बराबर। अब आता है 2 नंबर आपका आवेश का संरक्षण। ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए आपको एक इसमें भी चालक लेना है। ये हमने ले लिया है चालक। और कैसा चालक लेना है बेटा? आपको पृथक्कृत चालक लेना है। पृथक्कृत यानी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड चालक कैसा होता है? जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, मतलब कि इसमें एक्सटर्नल चार्ज अप्लाई ना करे, जो चालक है वो सेम रहे। ठीक है, मतलब उसमें कोई बाहर से चालक ना दे। तो क्या बोलोगे? किसी पृथक्कृत निकाय या कि आइसोलेटेड कंडक्टर
का जो टोटल चार्ज है यानी जो कुल आवेश है ये क्या रहता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते और ना तो आवेश को हम नष्ट कर सकते। यही है आपका आवेशों का संरक्षण, यानी आवेश का संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, ये ले लिए अपन, इस आइसोलेटेड सिस्टम यानी पृथकृत निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, आवेशों का संरक्षण या आवेश का संरक्षण। ठीक है। अब आता है नंबर 3, आवेश का क्वांटीकरण। इसको अच्छे से समझिएगा, ये भी पेपर में पूछ चुका है। आवेश के क्वांटीकरण का मीन्स है किसी भी आवेशित वस्तु की आवेश की जानकारी। आवेश का क्वांटीकरण का मीन्स क्या है, किसी भी आवेशित वस्तु के आवेश की जानकारी। तो आवेश की जानकारी आपको कैसे प्राप्त करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले आपको एक आवेशित वस्तु लेना है। जैसे हमने ले लिया ये एक आवेशित वस्तु, ठीक है। इस आवेशित वस्तु के हमको आवेश की जानकारी प्राप्त करना है, तो क्या बोलेंगे, ठीक है बेटा। आवेश के क्वांटीकरण के लिए आपको क्या लेना है, एक आवेशित वस्तु यानी एक आवेशित पदार्थ। तो क्या बोलेंगे आवेश के क्वांटीकरण में, किसी भी आवेशित पदार्थ की आवेश की मात्रा, ये आपको ज्ञात करना है, याद रखिएगा। किसी भी आवेशित पदार्थ के आवेश की मात्रा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी किसी भी आवेशित पदार्थ के आवेश की मात्रा को ज्ञात करना हो तो आपको उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या लेना है, संख्या। ठीक है। तो किसी भी आवेशित पदार्थ के आवेश की मात्रा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होती है। ये है बेटा आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, क्लियर हुआ। पूरी परिभाषा यहां से बनाते हैं। किसी आवेशित पदार्थ के आवेश की मात्रा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। अब प्लस माइनस क्या इंडिकेट करेगा, याद रखिएगा। प्लस ये इंडिकेट कर रहा है यदि किसी भी आवेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाएं तो आवेश की मात्रा काहे में आएगी, आपकी निगेटिव, ऋण में आएगी। यदि किसी भी आवेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाएं तब आपका आवेश काहे में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ऋणात्मक, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर होता है, इसको याद रखिए, ये भी पेपर में पूछ चुका है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ऐसे आता है। ठीक, तीनों को डिफाइन कर लेंगे ना। आवेश की योज्यता क्या है, आवेश की योज्यता में ये बोलेंगे कि किसी भी, ठीक है बेटा, तीनों क्लियर हो जाएगा। आवेश की योज्यता में क्या बोलना है आपको, किसी भी विलगित निकाय का जो टोटल आवेश है वो उसके विभिन्न भागों के आवेशों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया आवेश की योज्यता। आवेश का संरक्षण है कि किसी भी पृथकृत निकाय के आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, यानी उसका टोटल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश के क्वांटीकरण का मीन्स है कि किसी भी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होती है। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होती है। इसमें 2 नंबर का सवाल पूछ चुका है बेटा, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका ये आया था कि एक कूलाम आवेश में, क्या सवाल बना था बेटा, कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन बन चुका है। हाँ, क्वेश्चन आपका आया था, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका आया था कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती। ठीक है, आपको मतलब एक कंडक्टर है, उसका चार्ज कितना दिया है आपको, 1 कूलाम। आपको निकालना क्या बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या लिखेंगे बेटा कि मतलब गिवन, यानी दिया है आपको 1 कूलाम आवेश, यानी आवेश का मान दिया है। तो Q बराबर कितना दिया बेटा आपका, 1 कूलाम। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N इक्वल क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये नियत वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, अब हमको N की वैल्यू निकालना है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश के क्वांटीकरण से। तो आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला अभी आप लोगों ने जाना है कि Q बराबर क्या होता है बेटा, +- N।
लिखेंगे चूंकि Q बराबर एनी, आपको एन निकालना है तो एन इक्वल कितना आ जाएगा Q अपॉन ई, वैल्यू प्लेस करिए तो एन इक्वल Q की कितनी वैल्यू बेटा देखिए 1 अपॉन ई की कितनी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। n इक्वल 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। ठीक है बेटा, n इक्वल 10 की पावर 19 से एक 10 निकाल लीजिए तो 10 इंटू कितना जाएगा 10 टू द पावर 18 अपॉन कितना बेटा 1.6 है, इसका डायमेंशन हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल कितना आ जाएगा 6.25, कितना आएगा बेटा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान पूछे तो आपको क्या लिखना बेटा 6.25 गुणे 10 की घाते 18। यदि ये आए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू आप कितना बोलोगे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। क्लियर, ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्लियर पढ़े रहना है और ये पूरा सवाल आसान है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है बेटा, चलिए अपन अगला क्वेश्चन अब देखते हैं आवेश संबंधी कूलम का नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। इस कूलम के नियम को बेटा हम कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर में यदि ऐसे आ जाए कि आवेश संबंधी कूलम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए तो आपको यही करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आवेश संबंधी कूलम का नियम। इस नियम को हम आवेश संबंधी कूलम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, पेपर में ये भी आ चुका है तो पहले इसका थोड़ा एडवर्टाइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलो बेटा कि सन 1785 में, इस डेट में सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, कहाँ का फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, नाम क्या बेटा उसका C.A. कूलम। क्या नाम है C.A. कूलम, इसका फुल नेम है चार्ल्स अंगस्टम कूलम। ठीक है, दो आवेशों के बीच में, किसके बीच में बेटा दो आवेश भी आपको बिंदु आवेश लेना है, याद रखिएगा। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बलों से संबंधित, किससे संबंधित दो आवेशों के बीच में लगने वाले बलों से संबंधित अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या बोलते हैं आवेश संबंधी कूलम का नियम या कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया, एक बार एडवर्टाइज फिर से देखिए। सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री C.A. कूलम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे आवेश संबंधी कूलम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नया नाम आया है बिंदु आवेश, तो पहले थोड़ा बिंदु आवेश को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका है बेटा बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज। तो बिंदु आवेश क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी आवेश का परिमाण उसकी दूरी की तुलना में बहुत ही कम हो, उसकी दूरी की तुलना में क्या हो बेटा बहुत ही कम हो, तो उस आवेश को ही हम कौन सा आवेश बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, ये आवेश हो गया, इसका ये परिमाण हो गया। यदि किसी भी आवेश का परिमाण उनकी दूरियों की तुलना में बहुत ही क्या हो बेटा कम हो, तो उन आवेशों को क्या बोलते हैं अपन बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, अब कूलम के नियम को पढ़ते हैं। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे बेटा इस नियम के अनुसार। अब नियम जानना, ध्यान दीजिएगा, नियम के लिए आपको क्या लेना है दो बिंदु आवेश, एक ये बिंदु आवेश ले लीजिए, एक ये बिंदु आवेश ले लीजिए। इस आवेश का परिमाण ले लें बेटा Q1, इस आवेश का परिमाण ले लें Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी ले लें यदि r। ठीक है, तो क्या बोलेंगे नियम में, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, कैसे बिंदु आवेश लेना है जो मतलब स्थिर हो, ठीक है गतिमान ना हो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दो प्रकार का होगा, आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। यदि दोनों आवेश सजाती हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और यदि दोनों आवेश विजाती हैं तो कौन सा होगा बेटा आकर्षण होगा। तो क्या बोलोगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल
बल को कैसे इंडिकेट करते हैं अपन, F से, ठीक है। जो बल है उन आवेशों के परिमाणों, उन आवेशों के परिमाण, पहले आवेश का परिमाण Q1 है, दूसरे आवेश का परिमाण Q2 है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी कितनी बेटा, r, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हो गया आपका कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। एक बार नियम फिर पढ़ेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेंगे बेटा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसकी थ्योरी केवल आपको ये लिखना है कि इसमें Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तब उनके मध्य लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F अनुक्रमानुपाती 1/r²। समीकरण 1 और 2 को मिलाओगे तो कितना आएगा बेटा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r², ठीक है बेटा। अब अनुक्रमानुपात हटाते हैं तो कुछ न कुछ क्या लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे r², राइट है। यहाँ पे बोलेंगे कि जहां पे K एक अनुपातिक नियतांक है जिसे हम कूलम्ब नियतांक, क्या बोलते हैं बेटा, कूलम्ब नियतांक, और इसका मान मापन की पद्धति पर काहे पे डिपेंड करेगा, इसका मान मापन की पद्धति पे डिपेंड करता है। जैसे SI पद्धति में K का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। SI पद्धति में K बराबर आपका होता है बेटा 1/4πε0। क्या बोलोगे, SI पद्धति में K बराबर 1/4πε0 ε0, और इसका परिमाणिक मान होता है 1/4πε0 का परिमाणिक मान होता है बेटा आपका 9 × 10⁹। कितना होता है, 9 × 10⁹। ये दोनों वैल्यू वहां पे हम प्लेस कर सकते हैं। तो F बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार ये वाला मान प्लेस कर दें तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। ये आ गया बेटा आपका कूलम्ब की व्युत्क्रम वर्ग के नियम का फार्मूला। यूनिट बल है, बल का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन। दोबारा ये वाला मान भी प्लेस कर दें तो F बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा r²। मात्रक में कोई चेंजिंग ही ना आएगा, मात्रक वही रहेगा आपका न्यूटन, ठीक है बेटा। CGS पद्धति में लेते हैं तो CGS पद्धति में K का मान कितना होता है, 1। K का मान कितना होता है बेटा, 1। जैसे K की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा केवल आपका Q1 Q2 बटे r²। इसका मात्रक क्या रहेगा बेटा, डाइन, ठीक है, क्योंकि बल का CGS मात्रक आपका होता है डाइन, ठीक है। कूलम्ब का नियम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया बेटा कूलम्ब का नियम। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो K की वैल्यू आपका 1/4πε0, तो ε0 क्या है इसको जानना है आपको, ठीक है। ये बोलेगा कि ε0 निर्वात की, इसकी बेटा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ε0 को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है, मान पेपर में पूछ चुका है। तो निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12। इसको याद रखिएगा बढ़िया से। ε0 का मान कितना होता है बेटा, 8.854 × 10⁻12। इसका मात्रक निकालना हो तो मात्रक कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ε0 का मात्रक निकालना है तो पंचांतरण करेंगे तो ε0 ऊपर आएगा और F कहाँ चला जाएगा, नीचे। कितना हो जाएगा मात्रक, आवेश तो कितना जाएगा बेटा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति, मतलब बटे, F नीचे आएगा तो न्यूटन इंटू दूरी का वर्ग है यानी मीटर स्क्वायर। ये आ गया ε0 की वैल्यू, ठीक। कितना है बेटा ε0 का मान 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसी में कभी कभी पूछ लेता है कि कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लेकर एकांक आवेश को परिभाषित करिए, ठीक है। तो एकांक आवेश को आपको यहां से परिभाषित करना है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए एकांक आवेश भी।
चलो बेटा, एकांक आवेश के लिए आपको ये फार्मूला कैसे लेना है, लिखेंगे कि कूलाम के नियमानुसार F बराबर कितना होता है, ध्यान दीजिए भला। F बराबर आपका होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, यूनिट चार्ज यानी एकांक आवेश। तो एकांक आवेश के लिए आपको मानना है, क्या मानेंगे बेटा, कि यदि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना मान लें, Q, ठीक है, और R बराबर कितना मान लें बेटा, 1 मीटर, एंड F बराबर कितना मान लें, 9 × 10⁹ न्यूटन। ये तीनों माने हैं, ठीक है। और जब ये इन वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो F की जगह कितना प्लेस करना है, देखिए भला, 9 × 10⁹ न्यूटन इज इक्वल, यहाँ पे कितना लिखा है आपका, 9 × 10⁹, फिर Q1 Q2 दोनों की जगह कितना प्लेस करना है बेटा, Q, ध्यान दीजिएगा, Q कितना हो जाएगा, Q² अपान R की जगह 1 प्लेस करना है तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल हो गया, Q की वैल्यू निकालना है बेटा, तो Q² = 1 यानी Q = ±1। ठीक, एकांक आवेश आ गया। इसको परिभाषित कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा इन कंडीशनों से निकालनी है। तो क्या बोलोगे एकांक आवेश में, यदि समान परिमाण के, कैसे बोलोगे बेटा, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय भी बोल सकते हैं, विजातीय भी बोल सकते हैं। यदि सजातीय बोलेंगे तो प्रतिकर्षण बल, यदि विजातीय बोलेंगे तो आकर्षण बल। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर, एक दूसरे से कितना बेटा, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होकर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, क्योंकि सजातीय हमने बोला है, तो सजातीय बल क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तब उन आवेशों को एकांक आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया, लगातार पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होकर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तब आवेशों का परिमाण एकांक आवेश कहलाता है। ये हो गया बेटा एकांक आवेश का डेफिनेशन। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम जानेंगे निरंतर आवेश वितरण। ठीक है, निरंतर आवेश वितरण क्या है, कि जैसे अभी भी हमने जाना है कि किसी भी चालक में आवेश लगातार निकलता रहता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे बेटा, कि किसी भी चालक का आवेश निम्न 3 विधियों द्वारा वितरित होता है। किसी भी चालक का आवेश कितनी विधियों द्वारा बेटा, निम्न 3 विधियों द्वारा वितरित होता है, जिसमें से आपको 3 परिभाषाएं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर है बेटा रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व मतलब रैखिक आवेश वितरण में आपका रैखिक आवेश घनत्व आएगा। ठीक है, दूसरा है आपका पृष्ठ घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है बेटा, तीसरा आपका आएगा आयतन घनत्व यानी आयतन आवेश वितरण। ठीक है बेटा, तो रैखिक आवेश वितरण में क्या बोलोगे, कि आवेश का वितरण निम्न 3 विधियों द्वारा होता है। नंबर 1 रैखिक आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण, नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। तो इन तीनों वितरणों से आपको 3 परिभाषाएं बनाना है। कौन कौन बेटा, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आवेश आवेश। ठीक है, चलिए इन तीनों को डिफाइन करने के लिए आपको 3 तरीके की वस्तु लेना है। ध्यान दीजिए बेटा, रैखिक आवेश घनत्व के लिए पहले आपको लेना है एक चालक तार। क्या लेना बेटा, चालक तार। रैखिक आवेश घनत्व के लिए हमको लेना है एक चालक तार। ठीक है, तो क्या बोलोगे, किसी चालक तार के, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक तार के एकांक लंबाई, किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट में क्या लिया, देखिए वाला चालक तार, उस चालक तार की एकांक लंबाई पर जितनी आवेश की मात्रा होगी उसे उसका क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहते
हैं। इसे दर्शाते कैसे हैं? लैम्डा से। कैसे दर्शाते हैं बेटा? इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर सूत्र क्या होगा? इसी के परिभाषा के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो लैम्डा बराबर आपका होगा बेटा Q अपान L, मतलब एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। यहां से ध्यान दीजिएगा, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा उस पदार्थ का रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसे दर्शाते कैसे हैं अपन? लैम्डा से। इसका मात्रा क्या होगा? मात्रा पेपर में पूछ चुका है। इसका मात्रा किस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाइए? ऊपर चार्ज है, नीचे लंबाई है, तो इसका मात्रा का आपका होगा बेटा कूलाम प्रति मीटर। क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। क्लियर हो गया? अब आता है दूसरा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए आपको ऑब्जेक्ट में क्या लेना है? चादर शेप का लेना है। क्या लेना बेटा? प्लेन शीट। ऐसे ये हमने ले लिया एक आपका प्लेन शीट, ठीक है, चादर। तो क्या बोलोगे? किसी प्लेन शीट या किसी चादर के, क्या बोलोगे बेटा? किसी चादर के एकांक क्षेत्रफल, मतलब यूनिट एरिया, किसी चादर के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इसे कैसे? इसे सिग्मा से। कैसे दर्शाते हैं बेटा? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर फार्मूला क्या बनेगा? क्योंकि एकांक एरिया लेना है ना, तो सिग्मा बराबर आपका आएगा बेटा Q अपान A। सिग्मा बराबर कितना आएगा? Q अपान A, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। इसे दर्शाते कैसे हैं? सिग्मा से। इसका मात्रा क्या होगा? ऊपर तो आपका कूलाम हो गया, अब बटे का मतलब प्रति हो गया, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रा हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आता है आपका आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व के लिए आपको ऑब्जेक्ट में चाहे घन लीजिए या कि घना, ठीक है। एज एग्जांपल हमें घन ले लेते हैं, ठीक है, ये घन लीजिए, ठीक है। अब इस घन के एकांक आयतन पर क्या बोलोगे? किसी घनाकार वस्तु के एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, ठीक है। किसी घनाकार वस्तु के एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती बेटा? आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसे दर्शाएंगे कैसे? इसे रो से। कैसे बेटा? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यानी रो बराबर कितना होगा आपका? बोली भला Q अपान V, क्योंकि एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, ठीक है। इसका मात्रक निकाल लीजिए, मात्रक तो सेम निकलेगा। इसका मात्रक क्या बनेगा? कूलाम प्रति, आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये तीन परिभाषाएं आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और इनके सिंबल, फार्मूले और इनके मात्रक, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब हम जानते हैं परावैद्युतांक के बारे में, ठीक है। ये भी छोटा क्वेश्चन है। परावैद्युतांक को आपको एक्सप्लेन करना है, तो परावैद्युतांक को एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला लेंगे। परावैद्युतांक को इंडिकेट करते हैं बेटा अपन K से, ठीक है। तो K इक्वल आपका आएगा F अपान F डैश, F अपान F डैश, ठीक है। F भी आपका बल है और F डैश भी आपका बल है। अब ये दोनों कौन कौन से बल है ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लेना है दो बिंदु आवेश। क्या लेना है बेटा? दो बिंदु आवेश। इस बिंदु आवेश का नाम Q1 ले लें, इसका नाम Q2 ले लें, दोनों के बीच की दूरी कितनी ले लें? R। तो परिभाषा में क्या बोलेंगे कि दो बिंदु आवेशों को वायु या निर्वात में, कहाँ रखना पहले इन दोनों बिंदु आवेशों को बेटा? वायु और निर्वात में, ठीक है, मतलब एयर एंड वैक्यूम में। दो बिंदु आवेशों को वायु और निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल, उनके मध्य लगने वाला बल तथा, ध्यान दीजिएगा, तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में, कहां पे रखना है आपको? माध्यम में। उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? आपको दो बिंदु आवेश लेना है, उन दोनों बिंदु आवेश को वायु और निर्वात में रखना है, तब उनके मध्य लगने वाला बल F आ गया। फिर उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखना है। अब माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाला जो बल है
उन दोनों बलों के अनुपात को ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे इंडिकेट कैसे करेंगे बेटा? के से। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि समान राशियों का अनुपात है तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, दो के परावैद्युतांक आपको अच्छे से याद रखना है। काहे कहेगा बेटा? वायु का और धातु का। इनका पेपर में पूछ चुका है। वायु का परावैद्युतांक होता है 1, वायु का परावैद्युतांक 1 और धातु का परावैद्युतांक अनंत। धातु को कितना होता है बेटा? अनंत। इन दोनों का याद रखिएगा कि वायु का परावैद्युतांक 1 और धातु का परावैद्युतांक अनंत। ठीक है, चलो बेटा अब हम अगला क्वेश्चन जानते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हमारे पाठ का नाम ही था बिंदु आवेश और विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं, राइट है। तो विद्युत क्षेत्र को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले क्या लेना है कि बिंदु आवेश। क्या लेना है बेटा? अपन बिंदु आवेश। ये बिंदु आवेश ले लिया हमने कोई Q, ठीक है, या प्लस Q ले सकते हैं। अब किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, क्या बोलोगे बेटा? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक परीक्षण आवेश यानी एक्सपेरिमेंटल चार्ज, जिस चार्ज के अकॉर्डिंग हमको बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से परिभाषा बनाइएगा। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक परीक्षण आवेश यानी एक्सपेरिमेंटल चार्ज कोई न कोई बल का अनुभव करता है। कोई न कोई बल मतलब जितने एरिया तक वह बल का अनुभव करेगा वह पूरा एरिया इस बिंदु आवेश का क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा क्लियर हुआ? फिर से देखिए, बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये परीक्षण आवेश कोई न कोई बल का अनुभव करता है उस पूरे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तथा विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तीव्रता। जैसे बिंदु आवेश होगा, बिंदु आवेश के चारों ओर का वह एरिया जहां तक परीक्षण आवेश कोई न कोई बल का अनुभव करेगा उसे क्या बोलेंगे अपन? विद्युत क्षेत्र। अब किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही लेना है आपको, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता को कैसे बेटा? तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि बिंदु आवेश कितना हो? प्लस Q। अब परीक्षण आवेश कितना हो बेटा? Q0। अब परीक्षण आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर F बल का अनुभव करे। कितने बल का अनुभव करे बेटा? F बल का अनुभव करे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका होगा F/Q0। जहां पे F है परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल, अब Q0 हो गया बेटा आपका परीक्षण आवेश। ठीक है, इसका मात्रा कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये बल है, ये आवेश है, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रा क्या होगा बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम। बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, बल का बीमी सूत्र आपका होता है mLT-2 बटे और कूलाम का होता है आपका चार्ज का AT। ठीक है, इन दोनों को ऊपर ले जाओगे तो mLT-3 -2 एक और जाके -3 हो जाएगा, एक ऊपर ले जाओगे बेटा A-1। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके फार्मूले क्लियर हो गए। मात्रा ध्यान दीजिएगा, न्यूटन प्रति कूलाम और बीमी सूत्र mLT-3A-1। ठीक है, इसी में क्वेश्चन बनता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? आपको निकालना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, इस सूत्र का इस्तेमाल कर अपन जब अच्छी निरक्षी पे निकालते हैं तब उसमें करते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, क्या निकालना है आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। ठीक है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू पॉइंट चार्ज। इसके लिए आपको क्या लेना है? एक बिंदु आवेश लेना है। ये ले लीजिए बेटा बिंदु आवेश प्लस Q। कौन बिंदु पर रखा है? O बिंदु पर।
इसका विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं बेटा इतने एरिया तक है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर आपको एक्सपेरिमेंटल चार्ज रख देना है Q0 को, और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी ले लो बेटा r, ठीक है। थ्योरी में क्या लिखेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें वो बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है, वो बिंदु पर कौन रखा हुआ है, प्लस Q आवेश रखा हुआ है, तथा विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, किसके अंतर्गत बेटा, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। r दूरी पर कौन रखा है बेटा, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर कितना होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे r²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये कहां से आ गया, कूलाम के नियम से। कहां से आ गया बेटा, कूलाम के नियम से, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F/Q0। अब ये भी जाने हैं हम, ठीक है। समीकरण 1 से F का मान भर दें, लिखेंगे कि समीकरण 1 से F का मान भरने पर तो E बराबर कितना जाएगा बेटा, F की जगह कितना प्लेस करिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r²। अब पूरे के बटे कितना है Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, जो बचा आंसर। तो E बराबर कितना जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। मात्रक सबको पता है, अभी भी हमने जाना है न्यूटन प्रति कूलम। इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी बना था बेटा कि हमेशा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में क्या संबंध है। तो E क्या हो गया बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और R क्या हो गई, दूरी। और ये सब यदि नियतांक होंगे तो इनको हटाने पे बराबर हमारा काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुक्रमानुपात में, यानी E अनुक्रमानुपाती 1/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में क्या है संबंध। ये भी कई बार पेपर में पूछ चुका है, ठीक है बेटा। एक यहाँ से भी निकालता है, मतलब E और F में संबंध, तो E बराबर कितना होता है, F/Q0। तो F बराबर कितना होगा बेटा, F बराबर E × Q0। ये फार्मूला पूछा जा सकता है, ठीक, कर लेंगे।